जब भी मैं कोई टास्क देता हूं, जब भी मैं कोई टास्क आप लोगों को देता हूं, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग ऑनलाइन डिक्शनरी का प्रयोग नहीं करेंगे। लाभ क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं एक उदाहरण। मान लीजिए मेरे पास एक कोई पुस्तक है, डिक्शनरी में मान लेता हूं। मान लीजिए इसमें कोई शब्द ढूंढना है मुझे, तो मैं कोई पेज ऐसे अगर खोलता हूं, जैसे ए वाला ले लिया, तो कम से कम उस शब्द के आगे पीछे हमें 3-4 शब्द और मिल जाएंगे, और जाने अनजाने ये 3-4 शब्द हमें याद हो जाएंगे। रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद अपने आप आने लगेगा कि हाँ, इसके बाद ये शब्द हो सकता है। मैंने भी आज तक जो शब्द भंडार अपने लिए इकट्ठा किया है, जो भी वर्ड मीनिंग मैंने पाया है, जिसका मैं प्रयोग करता हूं, वह सब इसी का असर है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपके पास डिक्शनरी आ गई, उसके बाद आपको एक और आदत डालनी है, रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट मैं शुरू से बोलता आया हूं आप लोगों को कि आप लोग अखबार पढ़ना शुरू करें। अखबार में मैंने बताया, हम लोग ऑनलाइन अखबार आपको भेजते रहते हैं इधर उधर से लेकर के। अन्यथा आपके मोबाइल में भी जो भी अखबार आपको पसंद आए वह अखबार पढ़िए। अखबार पढ़ने के बाद आप उसमें से कोई एक पैसेज पढ़िए। उस पैसेज में जो कठिन शब्द लगे, एक डायरी पास में रखिए। जो कठिन शब्द लगे उन शब्दों को आप अपने उसमें नोट करते चलें। जब आप शब्दों को नोट करते चलेंगे और डिक्शनरी पास में रखिए, तत्काल पलट के देख लीजिए। यह एक्सरसाइज आपका 15 से 20 मिनट तक का होगा। 15 से 20 मिनट में आप एक पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज पढ़ने के बाद उसमें जो कठिन शब्द है उसे डिक्शनरी में देख लेंगे, फिर उस वाक्य का अर्थ आपके समझ में आने लगेगा। इस तरह का कुछ एक्सरसाइज मैं बीच बीच में कराता रहता हूँ, टेलीग्राम पे भी मैं देता हूं, मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर आप यह एक्सरसाइज आज शाम से, आज तो छोड़ दीजिए, कल से अगर आप यह एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 7 दिन में आपका शब्द भंडार बढ़ जाएगा और आपकी लेखन कौशल या लिखने की कला अच्छी हो जाएगी। फिर से बता रहा हूं आपको, स्पेलिंग में मैंने ज्यादा फोकस इसलिए नहीं किया, स्पेलिंग पे मैं बाद में आऊंगा। अब जब आप डिक्शनरी देखने लगेंगे और ये पेपर पढ़ने लगेंगे, तो आपका स्पेलिंग अपने आप ठीक होने लगेगा। जैसे आज मैंने एक एक्सरसाइज कराया था, मैं थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा रहा हूं। आज मैंने एक एक्सरसाइज दिया था और उस एक्सरसाइज में कहानी है, कल आप लोगों को मैं लाइव करवा दूंगा। उस कहानी में भालू की कहानी है। भालू की कहानी है, जिसने अनुवाद करना प्रारंभ किया उस मैडम ने भालू को लिखा BEER। BEER का मतलब क्या होता है? यह एक प्रकार का मादक पेय हो जाता है, बियर। वेरएज भालू को अंग्रेजी में BEAR कहते हैं। बचपन से हम खेलते आए टेडी बियर करके। जब आप नियमित रूप से कोई भी, कुछ न मिले तो कोई किताब उठा लीजिए, कोई पत्रिका ले लीजिए, तो आप जब इस पर फोकस करना शुरू करेंगे, तो आपका ये जो स्पेलिंग वाला पार्ट है वो अपने आप कवर हो जाएगा। उसके बाद जब आप डिक्शनरी देखेंगे, तो डिक्शनरी जब आप देखना शुरू करेंगे तो वोकैब्युलरी बढ़ेगी। और आप देखिएगा, डिक्शनरी में जब कोई आप शब्द ढूंढते हैं तो साथ में उसका मतलब रहता है, वर्ड मीनिंग, और उसका सिनोनिम्स भी दे दिया रहता है। और वह ग्रामर में, जैसे मान लीजिए यहाँ बियर लिखा, मैं आपको बियरली लिख दिया, LY। डिक्शनरी में जब मैं देखूंगा तो उसके नीचे लिखा रहता है ये एडजेक्टिव है या नाउन है या वर्ब है, ऐसे छोटे छोटे चिन्ह बना के लिखा रहता है। तो आपका ग्रामर अपने आप यहां से बलवती होता जाएगा, या फिर ग्रामर पोर्शन आपका ठीक होता जाएगा। इसके बाद इसमें सिमिलर वर्ड भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने BEAR लिखा, BER होगा या BEER होगा या BIR होगा, यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करूं, वादा लूं आप लोगों से कि कल परसों 2 दिन होली है। कल बंगाल में होली है और हिंदी होली, उत्तर भारत की होली परसों होगी, या फिर मिला जुला असर रहेगा। तो होली के बाद जिस दिन भी आपको होश आए, क्या आप लोग डिक्शनरी खरीदने के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? जी सर। जी सर। जिनको लगता है, हाँ, जिनको लक्ष्य भेदन करना है 2023 का, जो लोग नहीं चाहते उनकी बात मैं छोड़ देता हूं। जो लोग चाहते हैं कि 2023 खत्म होते ही मैं एक अच्छा अनुवादक बन जाऊं, अनुवाद कौशल मेरा बढ़िया हो जाए, तो वो लोग मेरी बात जरूर मानेंगे और एक डिक्शनरी हिंदी टू इंग्लिश और एक इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी जरूर खरीद लेंगे।
आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब इसके बाद आता है आपको रोज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रटना होगा, यह रटना जरूरी रहेगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आज तक मतलब पिछले महीने तक जो भी आया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, उसका लिस्ट हम लोगों के पास उपलब्ध है, राजेश जी ने आप लोगों से शेयर किया है। अगर आप लोगों को लक्ष्य भेदन करना है तो प्रतिदिन आपको टारगेट दिया जाता है 20 वर्ड्स। 20 शब्द का आपको सिनोनिम्स रटना है और 20 शब्द का एंटोनिम्स। उसी शब्द का रट लीजिए, आपका यह काम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको 20 शब्द रटने में कोई दिक्कत होगी। तो आपको मैंने 2 लक्ष्य दिया, पहला आप डिक्शनरी खरीदेंगे और सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड किया, जो आपको दिया हुआ है, आप उस लिस्ट में से रोज 20 शब्द याद करेंगे। अगर नहीं याद हो पाए तो अपने आप को दोषी मानिएगा और खुद से प्रश्न करिएगा कि मुझे कहां जाना है। अगर ये लक्ष्य भेदन करना है तो आपको इस पे आना होगा। और अगर आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स रोज 20 अगर पढ़ते हैं तो 6 महीने का समय है आपके पास। 6 महीने का मतलब होता है 180 दिन। 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 36,000 शब्द आपके पास आ जाएंगे। 36,000 मतलब बहुत बड़ी बात होती है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनका अनुवाद आज भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स के जोर पर या वोकैबुलरी के जोर पर कई जगह उनका चयन हुआ है। आप में जो लोग यह समझते हैं कि अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है, वे इस मंथन पर ध्यान देंगे। क्लियर है? 2 बातें आपको करनी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स 20-20 और आपको डिक्शनरी मंगवा लेना है। मम्मी पापा चाहे मेरे पास वोयल्स का है, किसी का भी ले लीजिए। मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिया, कोई भी होना चाहिए। आपके पास नहीं है तब का मैंने सलाह दिया है तो उसका उपयोग करिए। बहुत लोगों के पास भार्गव का है, पहले भार्गव का कलकत्ता में खूब चलता था। जो भी है उसका प्रयोग करें, ना हो तब खरीदने की बात मैंने कही है। पैसा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब हम आते हैं रूल पोजीशन पर। अनुवाद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको टेंस जानना और टेंस के बाद जो बेसिक रूल है उसे जानना, ठीक है। आज मैं शुरुआत करूंगा, सबसे पहले एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाऊंगा। हो सकता है आपको यह लगे कि अरे यह तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप क्लास में जुड़े रहिएगा। कारण क्या है कि कई बार हम बहुत ज्यादा अहंकार में रहते हैं, हमें सब पता है और अंत में वही गुड़ गोबर हो जाता है। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा आपका इज, एम और आर, ये 3 शब्द हैं, इनके प्रयोग के बारे में। इज, एम और आर का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। इज का मतलब होता है हिंदी में। एम का मतलब होता है हूं और आर का मतलब होता है में ऊपर यहां बिल्ली लगता है। अर्थात इज जो है हमेशा सिंगुलर नंबर कहूं तो मैं एक वचन के साथ। एम सिर्फ बपौती है आई की। एम का प्रयोग आई के अलावा और किसी के साथ नहीं हो सकता है। और ये जो आर है वो प्लूरल नंबर, एक से अधिक जब लोग होंगे तो वहां आर का प्रयोग होता है। आर का प्रयोग उसके अलावा एक और शब्द है यू, YOU, इसके साथ भी आर का प्रयोग होता है। एकदम सिंपल फंडा है। बड़े बड़े जो हम अनुवाद करते हैं उन अनुवादों में हमारी जो गलती होती है वह इज, एम, आर की गलती हम लोग खूब करते हैं। मैंने देखा पिछले 6 महीने में, यहां तक कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में जो करके आए थे उनका भी मैंने देखा है। ये गलती करते हैं, जहां आर का प्रयोग होना चाहिए वहां इज लगा के आए हैं और जहां इज होना चाहिए वहां आर लगाना है। सिंपल फॉर्मूला है कि सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन, एक व्यक्ति है तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा। अगर आई है तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा और आर है तो आर मतलब है वो बहुवचन के साथ प्रयोग होगा। यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? फिर उदाहरण पे मैं आ रहा हूं और यहीं से हमारी जड़ें आगे बढ़ेंगी अनुवाद के विशेष कार्यक्रम के ऊपर। यहां से हम टेंस की ओर बढ़ेंगे। अब ये जो इज, एम और आर है, इसका प्रयोग 3 परिस्थितियों में ही करते हैं, चौथे में नहीं करते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए राम है, राम एक लड़का है,
राम एक लड़का है, मैं आदमी हूं। लिखते चलिएगा अगर डायरी है आपके पास तो। मैं आदमी हूं, यहां से हम टेंस की ओर घुस जाएंगे। राम एक लड़का है, मैं आदमी हूं और वे बच्चे हैं। वे मतलब लोग। अब ये जो पहला वाक्य है, राम एक लड़का, एकदम सिंपल सेंटेंस में मैं बता रहा हूं। राम एक लड़का है तो राम के लिए राम है, जो है के लिए हम यहां इज लिखेंगे, एक के लिए ए और लड़का के लिए बॉय। ठीक है, इज का प्रयोग मतलब राम अकेला है तब किए। अब मैं आदमी हूं, मैंने आपको बताया एम हमेशा आई के साथ लगेगा, तो मैं आदमी हूं। यहां हम लोग क्या करते हैं, मैं के लिए आई का प्रयोग होगा एम। आदमी जो है एक ही आदमी, मैं अकेला हूं तो आदमी भी अकेला ही होऊंगा, दो आदमी नहीं हो सकता। तो मैं यहां ए छुपा हुआ, आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूं। और इसके बाद आता है वे बच्चे हैं। वे का मतलब एक से अधिक, इसका मतलब होता है यहां दे का प्रयोग करते हैं। दे आर CHILD या ड्रेन, चाइल्ड या चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन कभी बोल दिया चिल्ड्रन तो ये चिल्ड्रन। चिल्ड्रेन क्योंकि एक से अधिक होता है, चाइल्ड नहीं लिखते हैं, इतना आपको पता है, बचपन में पढ़ चुके हैं। अब देख लीजिए, इज और एम और आर का प्रयोग हमने किया है आसान वाक्यों में, छोटे छोटे वाक्यों में। ऐसे वाक्य जिसमें वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, ऐसे वाक्यों में हम धड़ल्ले से इज एम आर का प्रयोग कर लेते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, बोलते हैं वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया का मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं, पढ़ना लिखना खाना सोना रोना गाना हंसना, यह सब वर्ब में आता है। ठीक है, यहां तक जब सिंपल सेंटेंस रहेगा, वह एक चूहा है, दैट इज ए माउस या रैट। वह एक बिल्ली है, दैट इज ए कैट। हाँ, दैट इज ए कैट, दैट इज ए रैट। वह मेरी साइकिल है, दैट इज माई साइकिल। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। दिस दैट, नजदीक के लिए दिस, दूर के लिए दैट। इसका मतलब है जितने सिंपल सेंटेंस है, अगर उसमें वर्ब नहीं है तो इज एम आर का आंख मूंद करके आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर हूं है मतलब ये प्रेजेंट में है, तो अगर यही वाक्य वह राम एक लड़का था अब आदमी बन गया है, मैं एक आदमी था अब बूढ़ा हो गया हूं। ठीक है, या फिर वे बच्चे हैं, बच्चे थे अब बड़े हो गए हैं। था थे थी मतलब पहले थे अब नहीं है, इसका मतलब पास्ट में है। तो ये जो इज एम आर है उसको रिप्लेस कर देते हैं और हम वेयर लिखते हैं। वेयर आर के लिए लिखते हैं और ये जो इज एम आर के लिए क्या लिखते हैं, वाज लिखते हैं। ठीक है, आपको दो टेंस मैंने बताया, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। और ये जो वाक्य मैं बता रहा हूं, ये सारे वाक्य आपके सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य हैं, इनमें क्रिया नहीं है। जैसे राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय। अब अगर था हो गया मतलब वो पहले था अभी नहीं है, तो पास्ट हो गया, इसलिए इज के जगह हम वाज का प्रयोग कर लेंगे। इसी तरह मैं एक आदमी था, सिंगल है। अब इसमें क्या होता है कि एम वाली बात खत्म हो जाती है। वाज और वेयर, एक वचन तो वाज और एक से अधिक है तो बहुवचन, और बहुवचन में वेयर का प्रयोग होगा। स्पष्ट है यहां तक? आप लोग आगे बढ़े। सर राम बता दीजिए। हाँ, राम एक लड़का था। हाँ, राम वॉज ए बॉय, वेरी गुड। और मैं आदमी था, बताएं। He was man. आई वॉज ए मैन, वेरी गुड। और वे बच्चे, हाँ, आई वॉज ए मैन, आई वेयर ए मैन, आई के साथ वॉज लगेगा, वेयर नहीं लगाएंगे। सिंगल है ना, एक वचन है तो वॉज का प्रयोग करेंगे। जी सर। और वे बच्चे थे, वे के लिए क्या होगा, चिल्ड्रन। सर हाँ, दे वेयर। हाँ बोलिए पिंकी। सर, ये जैसे मैं आदमी हूँ, आई एम अ मैन, उसमें अ लगाना जरूरी है? नहीं लगाएंगे तो थोड़ा सा सुनने में टन टन कान में बजने लगता है कि कहीं गलती है, ये लगा सकते हैं। आई एम मैन आप कहना चाहती हैं, मतलब मैं आदमी हूं।
ठीक है, आई एम हाँ, नॉट ए मतलब बेसिक क्यूरी है, जरूरी है या नहीं? चलेगा। सिंपल सेंटेंस खाली इतना ही है, मैं आदमी हूं या था, तो वहां आई एम ए मैन लगेगा। अगर कुछ वाक्य आगे बढ़ता है तो वहां आप एम ए नहीं भी लगाए तो चलेगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब धीरे धीरे हम टेंस में घुसेंगे। आशा है इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। मैं मिटाऊं? जी जी सर। सर। जी ठीक सर। है, जी सर। अब मैं मिटाता हूं। हाँ, अब मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें इज एम आर का प्रयोग हम लोग वाक्य में नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थिति, कल मैं आप लोगों को एक टेस्ट सेट भेजूंगा, 15-20 वाक्य रहेंगे इसी तरह के जिस पर मैं आज बात कर रहा हूं। 20 वाक्य रहेंगे और आपसे अपेक्षा रहेगी कि 20 वाक्य का आप अनुवाद करके ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, अनुवाद वाला जो ग्रुप है। अब मैं बताता हूं, अगर वर्ब है तो फिर इज एम आर के प्रयोग में कहां हमको सावधानी रखनी है। जैसे मान लीजिए राम, राम एक लड़का है, मैंने लिख दिया राम खेलता है। राम खेलता है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। और तीसरा वाक्य है कि बूढ़ा चलता है, बूढ़ा पढ़ता है, लिख देते हैं पढ़ता है। नोट करिएगा, ये तीनों वाक्य बहुत क्लासिकल वाक्य, आप लोग नोट करिएगा अपनी डायरी में तीनों वाक्य। राम खेलता है, बच्चे खेलते हैं और बूढ़ा पढ़ता है। एक और लिख देता हूं, मैं पढ़ता हूं। चार वाक्य मैंने लिखा, नोट कर लिया आप लोगों ने। आप मुझे इसमें बताइए कि वर्ब कौन सा है। वर्ब मतलब क्रिया, इतना तो आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। इसमें क्रिया कौन सा है इस वाक्य में? खेलता है। राम खेलता है, राम खेलता है। वेरी गुड। किसी का स्पीकर ऑन हो रहा है तो इको हो रहा है। उसके बाद बच्चे खेलते हैं, मतलब खेलना और पढ़ना, यह क्रिया है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ब है क्रिया में अगर ता ते ती का प्रयोग हुआ है, ता है, ते है और ती है, ये वर्ब है। इसके खेल क्रिया है, खेलना क्रिया है, उसमें ता लग गया है। तो अगर ता ते ती का प्रयोग है किसी वाक्य में तो आप उसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। लिख लीजिए इसे। अगर किसी वाक्य में ता है, वाक्य के वर्ब में ता है, ते है, ती है का प्रयोग होता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग इज एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। लिख लिया? जी अब मैं सर। बताता हूं फिर क्या करेंगे ऐसे वाक्यों में। जैसे राम को आप लोग राम लिखेंगे, खेलना का प्ले होता है। प्लीज। ठीक है, बता रहा हूं, रुक जाइए। राम प्ले ही मैं थोड़ा छोड़ता हूं, फिर आ रहा हूं, लौट के आऊंगा, फिर बताऊंगा। बच्चे खेलते हैं, बच्चे को क्या लिखेंगे? चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, और यहां फिर प्ले लिखता हूं। अभी सिर्फ मैं खेलना का लिख रहा हूं, ते हैं का मैंने नहीं लिखना शुरू किया है। बूढ़ा पढ़ता है, बूढ़ा का ओल्ड मैन, ओल्ड मैन रीड। अभी सिर्फ ध्यान रखिएगा कि मैं सिर्फ वर्ब का पार्ट बता रहा हूं, अभी तातेती में नहीं आया हूं। और मैं पढ़ता हूं आई रीड। ठीक है, इन समस्त वाक्यों में मैंने रीड लिखा है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम इज एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम वर्ब में यस और ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, राम। अब एस का प्रयोग कहां करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे हम एक वचन में, सिंगुलर नंबर में। सिंगुलर नंबर में करेंगे तो राम क्या है? एक वचन है, अकेला है ना? हाँ या ना? बोलते रहिएगा। हाँ सर। हाँ, पता लगे कि गुजिया नहीं खा रहे जी सर। चुपके चुपके। ठीक है, राम एक व्यक्ति है तो यहां वर्ब में हम एस लगा देंगे, राम प्लेस। ठीक है, इसी तरह से ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, अकेला आदमी है ना, तो बूढ़ा आदमी पढ़ता है तो रीड के साथ हम क्या लगा देंगे? रीड्स लगा देंगे। मैं पढ़ता हूं, आई रीड्स होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा।
तो ये जो एस या ईएस का प्रयोग है किसमें किसमें नहीं होगा, एक आई के साथ नहीं होगा, एक यू के साथ नहीं होगा, और साथ में प्लूरल नंबर मतलब एक से अधिक जो है उनके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। फिर से वापस लौटते हैं, राम एक वचन है तो राम के साथ हमने राम प्लेज लिखा, बच्चे खेलते हैं तो मैंने लिखा चिल्ड्रन प्ले। यहां प्लेज होगा क्या, बच्चे खेलते हैं प्लेज होगा, नहीं सर, नहीं होगा। प्लेज लिखा तो आपने गलत कर दिया, क्योंकि बच्चा एक से अधिक है, प्लूरल फॉर्म है, तो इसमें एस नहीं लगेगा। इसी तरह से ओल्ड मैन अकेला है तो एस लगेगा, लेकिन मैंने आपको नियम में बताया आई यू और प्लूरल नंबर मतलब एक से अधिक, उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। तो आई नियम कहता नहीं होगा, तो आई रीड, यहां एस का प्रयोग करेंगे तो वह गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आज इज एम आर के प्रयोग पर आपको लेकर आया हूं। इज एम आर का कहां कहां किन किन परिस्थितियों में प्रयोग होता है। पहली परिस्थिति है वाक्य में अगर वर्ब नहीं है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग एक वचन के लिए, एम केवल आई के साथ, और आर का प्रयोग हम करते हैं एक से अधिक के लिए, कभी कभी यू के लिए कर लेते हैं, यू के साथ इज का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगर वाक्य में वर्ब लगा दिया हमने, क्रिया लगा दिया, तो क्रिया लगाने के बाद मतलब ता ते ती अगर वर्ब में आ जाता है तो फिर हम वहां एस या एस का वर्ब में प्रयोग करेंगे, इज एम आर का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, हाँ या ना। जी सर। हाँ सर। सर एक एग्जाम्पल, सर राम जाता है, इसका क्या होगा ट्रांसलेट? हाँ बता देते हैं, इसको मिटा लूं मैं, आपत्ति नहीं है ना, नोट कर लिया होगा। अब आपने मुझसे पूछा राम जाता है, चलिए राम लिखा मैंने यहां, राम जाता, जाता है। आप राम के लिए क्या लिखेंगे अंग्रेजी में, राम को राम ही लिखेंगे। जाना को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, गो। अब इसमें मैंने आपको बताया यस या ईएस का प्रयोग होता है। तो ऐसे शब्द जो वॉवेल से खत्म होते हैं, वॉवेल आपको पता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 शब्द हैं। जैसे हम लोग हिंदी में मात्रा लिखते हैं, आ का मात्रा, ए की मात्रा, वैसे अंग्रेजी का ये वॉवेल अंग्रेजी का मात्रा है, अंग्रेजी की मात्रा या वर्तनी है। तो ए ई आई ओ यू से समाप्त होने वाले शब्दों में अधिकांशतः ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एस नहीं लगा सकते। तो राम जाना का गो होता है, तो इसमें हम ई एस का प्रयोग कर लेंगे। क्लियर है, और कोई एग्जाम्पल आपकी तरफ से आएगा? नो सर। राम घोष, सर क्या बोले, सर क्या बोले, ई हाँ। आई ओ यू एस में क्या नहीं लगेगा? ए ई, देखिए जैसे हिंदी में हम लोग वर्तनी लिखते हैं ना, आ की मात्रा, आ, छोटी ई, बड़ी, इस तरह की मात्राएं हम हिंदी में लिखते हैं ना, ऐसे ही अंग्रेजी भाषा में ए ई आई ओ यू 5 जो अक्षर हैं, इसके बाद वाई भी आता है, तो हम 5 का ही लेके चलते हैं। तो इनसे जो भी शब्द खत्म होते हैं, जैसे गो, ओ से खत्म हुआ तो उसके अंत में ई एस लगाते हैं। कहीं कहीं 10% मामलों में इसका प्रयोग अलग ढंग से होता है, वह मैं अगली चर्चा में बताऊंगा आपको। तो राम गोज, ठीक है, मैन गोज मतलब गो के साथ, ठीक है, लेकिन राम कम्स नहीं लिखेंगे, राम आता है। राम जाता को मैं अगर राम आता है तो राम क्या होगा, कम्स होगा, कम होगा, क्या होगा, राम आता है, इसको हम क्या लिखेंगे बताएं? कम्स। 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 क्यों कम्स लिखेंगे, कम क्यों नहीं? सर राम सिंगुलर है। नहीं नहीं, ये रूल देखिए ना, हम तो COM ES, यहां तो हमने वॉवेल से खत्म किया था, तो S क्यों किया, ES क्यों नहीं लिखा? अगली चर्चा में हम इसको बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ राम क्योंकि सर वो सिंगुलर है राम। सिंगुलर है, इसके पहले राम गोज हमने लिखा था, क्योंकि वो वॉवेल आ रहा था। इसमें भी तो वॉवेल है, ई से खत्म होता है, ठीक है, ढूंढ के रखें। हाँ बोलिए। सर जिसके लास्ट में एस 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 एच सी एच ओ बहुत शुक्रिया,
आवाज चली जाती है। चलिए कोई बात नहीं, आज की चर्चा में मैं यह प्रश्न यहीं छोड़ देता हूं, आप लोगों के दिमाग में एक कौतूहल भर के कि आप इसके ऊपर मंथन करेंगे। अगली चर्चा में हम AEIOU और ये ES का प्रयोग और S का प्रयोग शब्द में कैसे करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और कोई किसी को संदेह हो यहाँ तक तो मुझे बताएं। यह छोड़ना इसलिए जरूरी है कि कल कौतूहल रहेगा तो और ज्यादा सीखने की इच्छा लेकर के आप आएंगे। सर क्योंकि वहाँ हाँ ऑलरेडी ES हो गया है तो फिर एक्स्ट्रा में ES लगाने की कोई जरूरत यस, नहीं है। वेरी गुड, ऑलरेडी ई है यहाँ पर, इसलिए एस लगाने की जरूरत नहीं है। मंथन करेंगे इस पर, ठीक है। अभी तक जो मैंने बताया, अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो कृपया पूछ लें, 5 मिनट का समय देता हूँ आपको, बताएं। सर मैंने इस पे कुछ ट्रिक बनाया हुआ है, हाँ तो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। हाँ बताइए। सर मैंने ये देखा है हाँ, कि हाँ, बताइए। जितने भी सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर का हाँ। स्पेलिंग एस से है, ठीक है। हाँ तो जितने भी सिंगुलर तो उसमें सर एस जरूर आता है। जैसे सर इज सिंगुलर के साथ ही लगता है, उसमें एस है। हैज ये भी सिंगुलर के साथ लगता है। वॉच ये भी सिंगुलर के साथ लगता है। डज ये भी सिंगुलर के साथ लगता है। और हम लोग कोई वर्ब यूज करते हैं उसमें भी लास्ट में एस आता है, वो भी सिंगुलर के साथ ही आता है। यानी सर एस फॉर सिंगुलर और एस कॉमन आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस पे हम कल, हाँ बिल्कुल एकदम सही आप फॉर्मूला बनाए। एक्सेप्शन आई, बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा और आसान करके इस फॉर्मूला को आपको सिखा दूंगा। आपने बनाया बहुत बढ़िया बनाया, अगली चर्चा में हम और आसान करके बताएंगे। यहाँ तक किसी को समझ में ना आया तो मुझे बता दें, क्योंकि मैं चाहता हूं अब इसके बाद 20 प्रश्न मैं आपको कल साझा करूंगा जिसमें इस तरह के वाक्य होंगे, और मैं आशा करूंगा कि उन वाक्यों में आप गलती नहीं करेंगे। अब कल जब हम प्रवेश करेंगे तो अभी तक तो मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्यों पर चर्चा किया। कल की चर्चा में हम नकारात्मक, कल मतलब जब भी जुड़ेंगे मैं दिन बता दूंगा, तो मुख्यतः हो सकता है मूलतः बृहस्पतिवार या फिर आज सोमवार है ना, बुध या बृहस्पतिवार किसी दिन हम चर्चा करेंगे। हफ्ते में 2 दिन मैं रखूंगा यह सीरीज आपको। और जो लोग भी मानते हैं कि उनकी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है तो जरूर जुड़ें, क्योंकि अगर यह बेसिक आपका छूट गया और ऑफलाइन में क्योंकि दोनों तरह के बच्चे होते हैं तो ऑफलाइन में हम आपको नहीं दे पाते हैं यह, तो आप लोगों को लेके हम बैठेंगे खड़े खड़े मैं बात कर रहा हूँ, आप बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई और प्रश्न आपका हो तो बताएं, नहीं तो फिर चलें। ठीक है सर। ठीक है, चलिए फिर अगली चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। चलिए शुभ रात्रि। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।